हेलो एंड वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी शार्प। इस कोर्स में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि सी शार्प लैंग्वेज में उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। इस कोर्स को फॉलो करने के लिए सी शार्प में बेसिक प्रोग्राम्स लिखना आपको आना चाहिए। अगर आपको सी शार्प में बेसिक प्रोग्राम्स लिखना नहीं आता है तो आप हमारा सी शार्प फंडामेंटल्स फॉर बिगिनर्स कोर्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में दूसरी किसी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है या इवन सी शार्प में आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ की है तो आप इस कोर्स को एज ए रिफ्रेशर यूज़ कर सकते हैं और आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से कैसे बेटर होती है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम क्लास के मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लास कंस्ट्रक्टर्स देखेंगे और देखेंगे कि क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम जो ऊप्स के 4 बेसिक पिलर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जो कि मेनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती है, जिसमें कि हमें स्टैंडर्ड एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने दो नंबर्स इनपुट लिए, उनके ऊपर कोई हमने कंडीशन चेक करी या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए और उसके बेस पे एक सिंपल सा आउटपुट प्रिंट कर दिया। इस तरह की प्रोग्रामिंग में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फ्रॉम अप टू डाउन ये फॉलो करता है। आपको एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस बस एग्जीक्यूट कराने होते हैं। इस टाइप की प्रोग्रामिंग के लिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सूटेड होती है। बट अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखें तो यूजुअली आपको एप्लीकेशन जब बनानी होती है तो वो काफ़ी बड़ा कोड लिखना होता है और इस तरीके की स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरीके की प्रोग्रामिंग वहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती और हमें अच्छी कोड रीयूजेबिलिटी नहीं मिलती। यानी कि हमें वन बाय वन ऑर्डर में कोड लिखते जाना होता है और अगर सिमिलर ऑपरेशंस हमारे बार बार आते हैं तो हम सिमिलर कोड को बार बार लिख रहे होते हैं। ऐसे सिनेरियो को बेटर सूट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से वर्क करती है जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट का एक नेम होता है, जैसे वेरिएबल्स का नेम होता था। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम उस ऑब्जेक्ट के फीचर की तरह देख सकते हैं। उसका कुछ बिहेवियर होता है कि ये ऑब्जेक्ट काम कैसे करेगा। ये सारे नेम, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स, इनको हम डिटेल्स में अभी आगे पढ़ेंगे। बट इस तरीके की प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, जिसमें कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उसके बेस पे हमारा पूरा प्रोग्राम चलता है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के ऊपर, जैसे कि ये रियल वर्ल्ड मॉडल्स को बेटर सूट करती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमेशा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से बेटर रहती है। इसके अंदर हमें एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चर मिलता है प्रोग्राम्स का, जिससे कि इसको समझने में बहुत आसानी होती है। अगर कोई न्यू पर्सन एक एग्जिस्टिंग कोड बेस को देखता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बना हुआ कोड बेस काफ़ी इजीली समझ आ जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मेंटेन करना इजी होता है, क्योंकि इसमें अच्छी कोड रीयूजेबिलिटी होती है। तो हमें कोड में ज़्यादा जगह चेंजेस नहीं करने पड़ते इन केस कुछ इश्यूज आते हैं तो। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करती है तो हमारी एप्लीकेशन में कोड काफ़ी कम होता है और उससे हमारा डेवलपमेंट टाइम काफ़ी कम लगता है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सी शार्प में हर एक चीज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बेस पे बनी होती है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनके बिना हम सी शार्प में कुछ कोड लिख ही नहीं सकते। हमें कुछ भी कोड लिखना है तो वो क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं?
क्लास होती है एक पर्टिकुलर टेम्पलेट किसी भी चीज़ का, और ऑब्जेक्ट एक क्लास के इंस्टेंस होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें तो कार नाम से हम एक क्लास बना सकते हैं। वो कार किसी एक पर्टिकुलर कार को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो एक टेम्पलेट को रिप्रेजेंट कर रही है जो सारी कार को सूट करेगा। जैसे कि अगर आप सड़क पे देखें तो डिफरेंट डिफरेंट कार्स जा रही होती हैं, वो सारी अपनी एक सेपरेट कार होती हैं। बट अगर हम उनके फीचर्स देखें तो काफ़ी एक स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं। उनका एक कलर होता है, एक कंपनी होती है जिनने उनको बनाया होता है, उसके अलावा एक पर्टिकुलर मॉडल होता है हर एक कार का अपना अपना, और उसके बाद उस कार का एक फ्यूल टाइप होता है। जैसे कोई कार पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से, सीएनजी से, और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स भी होती हैं। तो इस तरीके से क्लास होती है जो सबको मिला के एक टेम्पलेट को रिप्रेजेंट करती है कि इस टेम्पलेट को सूट करना है हर एक कार को, और हर एक सेपरेट कार अपना अपना एक ऑब्जेक्ट होती है जो कि इस क्लास का एक सेपरेट इंस्टेंस होता है। अगर हम इस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे एक क्लास होगी बिल्डिंग नाम की, तो हर एक बिल्डिंग जो इस वर्ल्ड में है वो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगी। इसी तरीके से डॉग एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, और आपका जो कोई पेट डॉग हो सकता है वो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। कंप्यूटर एक क्लास है, और जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो वो इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्पलेट जो फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है वो होता है क्लास, और उसके जितने भी इंस्टेंस बनाए जाते हैं उस क्लास के वो सारे होते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कि सी शार्प में हम एक क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप सी शार्प में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक क्लास बन के मिलेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने प्रोजेक्ट बनाया है सी शार्प ऊप नाम का, और इसमें माई क्लास नाम से ऑलरेडी एक क्लास है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में मैं इसको नाम देता हूँ कार। तो ये कार नाम की एक क्लास हो गई, और इस क्लास में आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि कार का एक स्टैंडर्ड फीचर मैं डिफाइन कर देता हूँ, इस कार का कलर होगा रेड। तो यहाँ मेरी एक क्लास बन गई है कार नाम की, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कलर नाम की। तो ये जो मेन मेथड है, इस मेथड के अंदर मैं कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले उसके टाइप के तौर पे क्लास का नेम देना होता है। जैसे हम इंटीजर को क्रिएट करते टाइम इंट से उसको डिक्लेयर करते हैं उसका टाइप, उसी तरीके से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमें उस क्लास के नेम को एज टाइप बताना होता है। इसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दूंगा माई कार, इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज होता है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। आप न्यू कीवर्ड राइट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। उसके बाद किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, कार टाइप का ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ टाइप, फिर उसका नेम, और उसके बाद न्यू क्लास नेम फिर से, और ये ओपन क्लोज ब्रैकेट्स। इस तरीके से मेरी क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं स्क्रीन पे चाहूँ तो मेरी क्लास का कलर प्रिंट करा सकता हूँ। अब मैं इस पॉइंट पे इसको रन करूँगा तो स्क्रीन पे ये रेड प्रिंट कर देगा, रेड। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस क्लास में हमारा मेन मेथड हो हम उसी क्लास को यूज़ करें, हम इसके अलावा एक दूसरी क्लास भी बना सकते हैं। तो इस क्लास को अगर मैं रीनेम कर दूँ वापस माई क्लास, तो मैं एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा यहाँ पे, क्लास कार, और उसके अंदर स्ट्रिंग कलर रेड। जब भी हम एक क्लास का कुछ डेटा दूसरी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हमें पब्लिक कीवर्ड से डिक्लेयर करना होता है। ये एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में हम आगे के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट पे मेरी माई क्लास और कार दो डिफरेंट क्लासेस हैं। माई क्लास के अंदर मेन मेथड है तो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, और जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ मैंने कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका कलर प्रिंट कराया। अब जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था माई कार, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ माई कार 2, और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एक दूसरे में इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे मैं चाहूँ तो माई कार 2 डॉट कलर इक्वल टू ब्लू।
इसके बाद मैं अगर रन करूँगा तो माई कार टू के अंदर कलर वेरिएबल मैंने चेंज कर दिया है, बट जब मैंने माई कार का कलर प्रिंट कराया तो वो रेड ही था। इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और एक ऑब्जेक्ट में हम अगर कोई प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी कलर को डिफाइन करते हैं, और इसके अलावा क्लास का कुछ बिहेवियर भी हम डिफाइन करना चाहें तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं फील्ड्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो ये फील्ड्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स क्या होते हैं? सबसे पहले फील्ड्स होते हैं उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन क्लास को देखें तो उसका कुछ ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरीके की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम उसके साथ एट्रीब्यूट करते हैं, उनको उसके एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सेकेंडली, प्रॉपर्टीज़ फील्ड के ऊपर एक रैपर की तरह होती हैं, और इनको हम डिटेल में एनकैप्सुलेशन चैप्टर में देखेंगे कि किस लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद मेथड्स। मेथड्स होते हैं उस क्लास का जो भी कुछ बिहेवियर होता है। तो ह्यूमन चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ये सारे उनके बिहेवियर्स हैं, ये वो ऑपरेशंस हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम क्लास के अंदर फील्ड्स एंड मेथड्स डिफाइन करते हैं, जिससे कि उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो और उनके बिहेवियर्स डिफाइन हो। तो इस तरीके से जैसे हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया, तो ह्यूमन के कुछ एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उनका नेम हो सकता है, उनकी एज हो सकती है, हाइट, वेट, ये सारे किसी भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स होंगे, जिससे कि हम उस ह्यूमन के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दैट ह्यूमंस क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? वो वॉक, टॉक, ईट, स्लीप, ये सारे कॉमन ऑपरेशंस हैं जो हर ह्यूमन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से अगर हम ह्यूमन क्लास बनाएंगे तो वो सारे इन सारे एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनके ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है राम, श्याम, सीता, गीता, इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग होगा वो सारे उनके ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इस तरीके से क्लास में फील्ड्स एंड मेथड्स होते हैं। अगर हम सेम चीज़ को कोड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर हमने एक क्लास बना रखी है कार नाम की। सबसे पहले हम इस कार में कुछ फील्ड्स डिफाइन कर देते हैं जो इस कार की एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने इसका पहला एट्रीब्यूट डिफाइन किया है उसका कलर। हर कार का कुछ कलर होगा, और हमने जो कार क्लास बनाई है उसमें बाय डिफॉल्ट कार का कलर होगा रेड। उसके बाद एक कार की कोई मैक्स स्पीड होती है जिस स्पीड पे वो रन करती है, तो हम इंटीजर वैल्यू ले लेंगे मैक्स स्पीड, और फॉर एग्जांपल हमने इसकी मैक्स स्पीड दे दी 125। तो अब हमारी जो भी कोई डिफॉल्ट हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार का, उसका कलर होगा रेड और उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 125। तो हम अपने मेन मेथड में जाके एक कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अब हमें इसको कुछ भी असाइन करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इसके दो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, कलर एंड मैक्स स्पीड, जिनकी की वैल्यू होगी रेड और 125। तो मैं अगर कंसोल पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे जब मैंने अपने कार के एट्रीब्यूट्स प्रिंट कराए तो उसका कलर है रेड और उसकी मैक्स स्पीड है 125। इस केस में मैंने अपने कार के फील्ड्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की थी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं होता, मैं इसको इस तरीके से भी छोड़ सकता हूँ, बट अगर मैं इसकी कोई भी वैल्यू नहीं देता हूँ तो जो भी स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, जैसे स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ब्लैंक, तो इसमें कलर के अंदर ब्लैंक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि कुछ भी अभी कलर नहीं है। सिमिलरली इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है तो मैक्स स्पीड के अंदर 0 वैल्यू आ जाएगी। तो कभी भी मैं इस तरीके से अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता हूँ तो उसके बाद मेरा काम होता है कि मैं उनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करूँ। तो इस केस में मैं कार के अंदर कलर असाइन करता हूँ ब्लू और मैक्स स्पीड 100। तो अब मैं इसकी वैल्यूज प्रिंट करूँगा तो कलर आएगा ब्लू और मैक्स स्पीड आएगी 100। सिमिलरली मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट पे मेरे पास यहाँ पे दो कार के ऑब्जेक्ट्स हैं, और फर्स्ट का कलर है ब्लू, सेकंड का कलर है रेड। फर्स्ट की मैक्सिमम स्पीड है 100, सेकंड की मैक्सिमम स्पीड है 90, और मैं दोनों की वैल्यूज बार बार इसे प्रिंट करूँगा तो दोनों अपनी अपनी सेपरेट वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो
तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कार ने ब्लू और 100 प्रिंट किया, सेकंड कार ने रेड और 90। तो इस तरीके से हम फील्ड से अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के उनके फील्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ला सकते हैं। तो ये थे क्लास के एट्रीब्यूट्स। अब हम क्लास के बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अपने कार में एक मेथड डिफाइन करेंगे रन नाम से। और जब ये कार रन होगी तो ये प्रिंट करेगी कि किस स्पीड से ये रन हो रही है। तो हमारे केस में हम माई कार को पहले रन करेंगे और उसके बाद हम रन करेंगे माई कार 2 को। तो यहाँ पे फर्स्ट कार जब रन हुई तो वो अपनी मैक्स स्पीड 100 तक रन हुई, और सेकंड कार जब रन हुई तो रनिंग एट 90। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास के अंदर कोई मेथड डिफाइन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स के बेस पे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो ये थे क्लास के मेंबर्स, यानी कि उसके फील्ड्स एंड उसके मेथड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। जनरली क्लास के जो मेथड्स होते हैं उन्हें हमें अलग से कॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन का वॉक मेथड था तो हमें स्पेसिफिकली ह्यूमन डॉट वॉक कॉल करना पड़ेगा, तब उस मेथड के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कार के लिए हमने रन मेथड बनाया था, तो वो रन मेथड को हम कॉल करेंगे तभी उस मेथड के अंदर का कोड रन होगा। पर हर क्लास में एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जो कि बिना कॉल करे जब भी हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे अपने आप रन हो जाता है। ऐसे मेथड को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर का जनरली यूज किया जाता है फील्ड्स की इनिशियल वैल्यूज सेट करने के लिए। जैसे कि हमने कार क्लास बनाई थी तो कार की मैक्स स्पीड या उसका कलर हम कंस्ट्रक्टर में सेट कर सकते हैं। ऐसी वैल्यूज को सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर जनरली यूज होता है। कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम से मैच करना ज़रूरी होता है। इसी से कोड रिकॉग्नाइज करता है कि ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। हम कंस्ट्रक्टर का नेम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते, जो हमने क्लास का नेम रखा है वही रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में क्लास थी कार, तो उसके कंस्ट्रक्टर को भी कार ही नेम दिया जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता, क्योंकि हम इसको स्पेशली कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तो इसमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराई जा सकती, इसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई ही नहीं किया जाता। इवन वॉइड भी हम इसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम अपनी क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो भी जब वो कोड कंपाइल होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट सी शार्प का रन टाइम हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर उसके अंदर प्लेस कर देता है। बट उस केस में हमारा उस कंस्ट्रक्टर पे कोई कंट्रोल नहीं होता और हम अपने कोई भी फील्ड्स उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जैसे कि अगर हम कोड में एग्जांपल देखें तो हमने एक क्लास बनाई थी कार नाम की, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कलर, मैक्स स्पीड एंड एक मेथड था रन। तो हम जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो ये न्यू के आगे जो हमने इतना कार और 2 ब्रैकेट्स लिखे हैं यही उसका कंस्ट्रक्टर है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं किया, बट कोड के अंदर से एक कंस्ट्रक्टर इसके अंदर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया कंपाइल के टाइम पे, उसी को हम इस यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसके फील्ड्स पे आ जाएं, तो हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हटा के तो हम इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से। और इस पॉइंट पे जब भी हम इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम पे हम कलर की वैल्यू ब्लू ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी और मैक्स स्पीड 100। तो हमारे ये फर्स्ट एग्जांपल में जब हमने माई कार का ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमें उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएंगी, और माई कार 2 के केस में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर से हमने ओवरराइड करके नई वैल्यूज़ को डाल दिया है। तो हम यहाँ पे अब उसके बाद इन वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज़ करके।
तो जब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो माई कार का बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ गया ब्लू, और माई कार 2 के केस में मैंने उसको ओवरराइड कर दिया है रेड। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर का यूजेज। कंस्ट्रक्टर को मैंने अलग से कहीं से कॉल नहीं करा है, जैसे ही मैंने उसको इनिशियलाइज किया तो मेरा कंस्ट्रक्टर इस कॉल की वजह से ऑटोमेटिक कॉल हो गया है। इसके अलावा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, जैसे कि हम मेथड्स में कुछ पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, वैसे ही हम कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो इस केस में ये होगा मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बट एक चीज़ नोट करने वाली है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसमें पैरामीटर्स डिफाइन किए तो यहाँ ऊपर एरर आने लग गई। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर प्लेस कर दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइल टाइम पे इसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्लेस नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे इसका ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसमें कि पैरामीटर्स ना हो, तो यहाँ एरर आने लग गई कि पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं किए गए। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दूंगा ब्लू, 100, और सिमिलरली सेकंड वाले में हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे रेड, 90। यहाँ पे हम इन वैल्यूज को उस ऑब्जेक्ट के फील्ड्स में डाल देंगे। तो इस पॉइंट पे हमने जो पहले कोड लिखा हुआ था, जिसमें कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट था माई कार नाम से और उसके फील्ड्स थे कलर ब्लू एंड मैक्स स्पीड 100। सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट था माई कार 2 नाम का और उसके फील्ड्स थे कलर रेड और मैक्स स्पीड 90। सेम कोड हमने क्रिएट कर दिया है और हमें सिर्फ इतना ही कोड लिखना पड़ा। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर का मेन एडवांटेज कि हम उसमें वैल्यूज़ को बहुत आसानी से इनिशियलाइज कर देते हैं और वो हमें उस केस में कम कोड लिखना पड़ता है और हमारा टाइम काफ़ी सारा बच जाता है। तो हमने माई कार के केस में कलर ब्लू डाला था तो ब्लू आ गया, एंड माई कार 2 के केस में कलर रेड डाला था तो रेड आ गया। तो इस तरीके से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को उसमें इनिशियलाइज करा सकते हैं। अभी तक हमने अपने एग्जांपल्स में काफ़ी जगह पब्लिक कीवर्ड का यूज़ किया है। तो एक्चुअली ये पब्लिक कीवर्ड होता क्या है? पब्लिक कीवर्ड एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, यानी कि हम पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करके ये डिफाइन करते हैं कि इस फील्ड को कौन यूज़ कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। पब्लिक की तरह ही कुछ और भी मॉडिफायर्स होते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक मॉडिफायर, जिसका कि मतलब होता है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। अगर कभी भी हम किसी फील्ड या मेथड के आगे पब्लिक लगाते हैं तो मतलब कोई भी कहीं भी क्लास से इसको एक्सेस कर सकता है, हमने इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। सेकंड प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है कि ये फील्ड या ये मेथड सिर्फ इस क्लास के अंदर से ही कॉल होगा और मैं दूसरी किसी क्लास से इसको कॉल करने की कोशिश करूँगा तो ये कॉल नहीं होगा। और इसके बाद प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर ये स्पेसिफाई करता है कि एक तो ये अपनी क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है जैसे कि प्राइवेट के केस में होता है, और उसके बाद अगर इस क्लास को कोई इनहेरिट करता है तो उसके अंदर इस फील्ड को यूज़ किया जा सकता है। इनहेरिटेंस क्या होती है, क्लासेस कैसे इनहेरिट होती हैं, ये अभी हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद फोर्थ एक्सेस मॉडिफायर होता है इंटरनल। अगर हम किसी फील्ड या मेथड को इंटरनल बनाते हैं तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपनी ही असेंबली में यूज़ हो सकता है और बाहर नहीं यूज़ हो सकता। डिफरेंट असेंबलीज कैसे वर्क करती हैं, हम कैसे उनको अपने कोड में क्रिएट करते हैं, ये हम एक बाद के चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा हम दो कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड। बट फॉर नाउ हमें मेन फोकस रखना है पब्लिक और प्राइवेट पे, क्योंकि ये दो एक्सेस मॉडिफायर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक मॉडिफायर, जैसे कि हमने अपने कोड में कुछ फील्ड्स बनाए थे कलर और मैक्स स्पीड, तो इस केस में हमने अपने कंस्ट्रक्टर, फील्ड्स एंड मेथड सबको पब्लिक रखा था। तो इवन इफ कि हमारी क्लास कार थी और हम उनको यूज़ कर रहे थे माई क्लास के अंदर से, तब भी हम इजीली उनको एक्सेस कर पा रहे थे, यहाँ प्रिंट कर पा रहे थे और कुछ भी इश्यूज नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक थे और हमने स्पेसिफाई किया था कि कोई भी क्लास इनको यूज़ कर सकती है। बट क्या होगा अगर मैं इनको प्राइवेट कर दूं? तो जैसे ही मैंने कलर फील्ड को प्राइवेट किया, यहाँ पे एरर आने लग गई। लेट्स सी कि ये एरर क्या है।
तो ये एरर हमें बता रही है कार डॉट कलर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इज प्रोटेक्शन लेवल, यानी कि हमने जो एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकता और हम इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ की एरर देगा कि इसको सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही यूज़ करना है। तो इस तरीके के फील्ड्स का क्या यूजेज होता है जो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर से ही यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर से कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर पब्लिक है। तो ये एक तो फर्स्ट यूजेज हो गया कि इनको हम अगर इनके अंदर कोई वैल्यू डालना चाहें तो एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर से डाल सकते हैं। सेकेंडली, हमारा मेथड जो रन था वो एक वेरिएबल मैक्स स्पीड को यूज़ करता है। तो अगर हम इसको भी प्राइवेट कर दें तो इसका मतलब मैक्स स्पीड बाहर से कॉल नहीं हो सकता, बट अगर हम रन मेथड को बाहर से कॉल करें तो ये मैक्स स्पीड को प्रिंट कर देगा। तो इस केस में माई कार डॉट रन, तो मैंने जब इस मेथड को रन किया तो इस केस में क्योंकि मेरा रन मेथड पब्लिक था तो मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर पा रहा था। और अब जब रन मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन आ गई है तो रन मेथड हमारी कार क्लास के अंदर है और ये हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। तो इस केस में इसने मैक्स स्पीड को एक्सेस किया और उसके बेस पे प्रिंट कर दिया रनिंग एट 100। तो इस तरीके से हम प्राइवेट और पब्लिक के कॉम्बिनेशन के साथ अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल्स प्राइवेट होंगे या पब्लिक। बट अगर हम चाहें तो जैसे अगर हम कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इस केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होंगे और इनको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से अगर कंसोल पे प्रिंट करना चाहता हूँ माई कार डॉट कलर, तो ये सेम एरर देगा कि कार डॉट कलर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इज प्रोटेक्शन लेवल, यानी कि यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो गया है और मैं इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करके अपने कोड में वेरिएबल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको बाहर से एक्सेस होने से रोकते हैं। इसके अलावा एक्सेस मॉडिफायर्स को हमारी क्लासेस में एनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब हमने क्लास मेंबर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने एक क्लास मेंबर को स्किप किया था। हमने फील्ड्स और मेथड्स को अब तक डिटेल में देखा है, बट हमने प्रॉपर्टीज़ को अभी डिस्कस नहीं किया है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हमारी एप्लीकेशन के सेंसिटिव डेटा को यूज़र से हाइड करना। इसको अचीव करने के लिए हमारी क्लास के जो फील्ड्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनको हम प्राइवेट बना देते हैं, यानी कि उनको क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जाता। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं जो उस फील्ड के ऊपर से एक रैपर का काम करती है और उस फील्ड के थ्रू हम कुछ मेथड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड को एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम डिटेल में देखें तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके क्लास के किसी भी मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस होने से रोक सकते हैं। बट कई बार ऐसा होगा कि हमें उसको हाइड भी करना है, पर कई केसेस में उसको उसकी एक्सेसिबिलिटी बाहर से प्रोवाइड भी करनी है। तो ऐसे केसेस को हम प्रॉपर्टी के थ्रू अचीव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे अपनी कार क्लास एक बना रखी है और उसके अंदर ये प्राइवेट वेरिएबल है कलर नेम से, और अगर हम इसके फील्ड कलर को वैल्यू असाइन करने जाते हैं रेड, तो ये एक एरर थ्रो करेगा कि ये फील्ड इनएक्सेसिबल है इसकी प्रोटेक्शन लेवल की वजह से, जो कि इसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होने की वजह से इस क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में इसको बाहर से एक्सेस कराने के लिए हम या तो इसको पब्लिक बना सकते हैं या हमारे पास एक अल्टरनेटिव होता है प्रॉपर्टी का। तो हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग कैपिटल C से कलर गेट सेट तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है जो कि इसको रैप कर रही है।
अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये गेट सेट हमने ये सब क्या डिफाइन किया है और ये कैसे वर्क करती है। बट फॉर नाउ हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए। तो हमने यहाँ पे अब कैपिटल सी से कलर लिख दिया, तो हम इसके अंदर वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं। और सेम प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी कार के ऑब्जेक्ट के अंदर कलर डाल दिया रेड, और बाद में उसको कंसोल से प्रिंट भी करा लिया है। तो इसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉपर्टी वर्क कैसे करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक गेट मेथड उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और ये गेट मेथड जब भी कभी हम उसको प्रिंट करना चाहेंगे या कहीं उसकी वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तब यूज़ होगा। जब हम कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर माई कार डॉट कलर राइट कर रहे थे तो ये गेट मेथड यूज़ हुआ। तो जब ये गेट मेथड यूज़ हुआ इसने रिटर्न कर दिया कलर की जो भी वैल्यू रही होगी। और सेट मेथड तब यूज़ होता है जब हम उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो जब हमने माई कार डॉट कलर इक्वल टू रेड यूज़ किया था तो सेट मेथड यूज़ हुआ, और जो भी हम इक्वल टू के आगे से वैल्यू डाल के भेजेंगे वो यहाँ पे ये वैल्यू कीवर्ड के अंदर आ जाएगी। तो हमने कॉल किया माई कार डॉट कलर इक्वल टू रेड, यहाँ पे इस सेट मेथड यूज़ हुआ और इस कलर वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल गया रेड की। बाद में हम जब प्रिंट करने गए माई कार डॉट कलर तो उसने गेट किया और रिटर्न कर दिया कलर जो कि हमने वैल्यू डाली थी रेड। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो हमने इस केस में हमारे फील्ड को प्राइवेट भी बना दिया और एक प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम उसको बाहर से एक्सेस भी कर पा रहे हैं। तो इस एग्जांपल में हमारी प्रॉपर्टी ज़्यादा हमें कुछ एडवांटेज प्रोवाइड नहीं कर रही। जैसे कि अगर हम नॉर्मल हमारे फील्ड को पब्लिक कर देते तो भी सेम रिजल्ट हमें अचीव होता, और इस केस में भी हमें सेम रिजल्ट अचीव हो रहा है। तो बेटर रिजल्ट अचीव करने के लिए हम हमारे जैसे गेट मेथड को अगर यहाँ पे एक कंडीशन डाल दें, तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि जब भी हमारी वैल्यू रेड ना हो, मैंने नोट लगाया है कि रेड ना हो तो इसके अंदर असाइन करें। तो इस केस में अगर मैं इसको पहले वैल्यू डालता हूँ ब्लू, उस केस में ये ब्लू वैल्यू यहाँ पे आएगी और उसको असाइन कर देगी, बट सेकंड जब रेड कॉल करूँगा तो इसके अंदर असाइन नहीं करेगी। तो फाइनली ये जब रन होगा तो इसके अंदर वैल्यू ब्लू ही मिलेगी मुझे। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं अपनी कंडीशंस डिफाइन कर सकता हूँ, और मुझे एक बेटर कंट्रोल मिलता है मेरे फील्ड के ऊपर कि मेरे फील्ड को कैसे बाहर से एक्सेस किया जाएगा और कब मैं उसको एक्सेस नहीं होने देना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको कि हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। तो वो कैसे वर्क करती हैं कि मैं एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बनाता हूँ पब्लिक इंट मैक्स स्पीड की। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी कि इस केस में हम डायरेक्टली राइट करते हैं गेट और सेट। तो इस केस में हमें अंडरलाइन कोई भी फील्ड डिफाइन नहीं करना होता, और ये ऐसे ही वर्क करेगा जैसे कि हमने कोई एक अंडरलाइन फील्ड देखे उसके ऊपर से गेट और सेट लगा रखे हों। तो इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी टाइप कहते हैं, क्योंकि इस केस में हमें कोड कम लिखना पड़ता है और ये बेसिकली सेम फंक्शनैलिटी अचीव करती है जो कि हम एक अंडरलाइन फील्ड को बना के उसके ऊपर से रैपर प्रॉपर्टी बनाते। तो हमारे एग्जांपल में हम अगर कलर की जगह पे मैक्स स्पीड के साथ वर्क करें तो हम अपनी मैक्स स्पीड के अंदर वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं और उस वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ जिनका कि हम यूज़ करते हैं एनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए। अगर हम एनकैप्सुलेशन के कुछ एडवांटेजेस देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने अभी देखा था एग्जांपल कि ये क्लास मेंबर्स के ऊपर बेटर कंट्रोल हमें प्रोवाइड करती है। हम फुली क्लास के अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यूज़ असाइन होंगी और जब इसको गेट करेंगे तो हम क्या वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे। और सेकेंडली क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी के अंदर गेट और सेट दो सेपरेट मेथड की तरह वर्क करते हैं तो हम दोनों में से एक को हटा के हमारी प्रॉपर्टी को रीड ओनली या राइट ओनली बना सकते हैं। अगर हम गेट मेथड हटा देंगे तो वो राइट ओनली हो जाएगी, यानी कि उसमें सिर्फ राइट किया जा सकेगा, और अगर हम सेट मेथड हटाते हैं तो वो रीड ओनली हो जाएगी, यानी उसमें कुछ भी बाहर से राइट नहीं किया जा सकेगा और सिर्फ उसकी वैल्यू को रीड किया जा सकेगा। इसके अलावा
ये प्रोग्रामर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि कभी फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंज करने पड़े तो हमें जहाँ जहाँ से वो यूज़ हो रही है वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, और हम अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ही सारी कंडीशंस डाल सकते हैं, और जिस तरीके से उसकी वैल्यू गेट या सेट होनी चाहिए वो हम एक ही जगह से कंट्रोल कर पाएंगे। और फाइनली जो इसका मेन एडवांटेज होता है वो होता है डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कि हम कभी भी उसको एक्सेस रोकना चाहते हैं आगे से, या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं जो उसमें हम उसे असाइन नहीं होना देना चाहते हैं, कुछ भी लिमिट्स लगाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हम एनकैप्सुलेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। C# में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम एक क्लास के सारे फील्ड्स और सारे मेथड्स किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकें। इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं, और इस केस में जो क्लास दूसरी क्लास के सारे मेंबर्स को इनहेरिट करती है उसको हम डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कहते हैं, और जो क्लास जिसके सारे मेंबर्स इनहेरिट होते हैं उसको बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहा जाता है। C# इनहेरिटेंस का सबसे मेन एडवांटेज कोड रीयूजेबिलिटी होता है, क्योंकि इस केस में हमें कोड बार बार राइट नहीं करना पड़ रहा। हम एक पेरेंट क्लास बना के उसके अंदर अपना मेन कोड राइट करते हैं, और उसमें से काफ़ी सारी हम चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, और उन सब चाइल्ड क्लासेस को वो कोड दोबारा नहीं राइट करना पड़ेगा, और सारा का सारा कोड वो पेरेंट से एज इट इज़ इनहेरिट कर सकती हैं। तो इनहेरिटेंस का मेनली यूज़ हमें तभी करना होता है जब हमें कुछ क्लासेस सिमिलर बनानी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार क्लास की बात करें तो कार के मेथड्स क्या हो सकते हैं, रन, ब्लो हॉर्न, या उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है मैक्स स्पीड, कलर, एट्सेट्रा। सेम प्रॉपर्टीज अगर आप एक ट्रक क्लास बनाएं या कोई मोटर बाइक क्लास बनाएं तो उनकी भी हो सकती हैं। तो इस तरीके के केस में जब आप इन सब की सेपरेट क्लासेस बनाएंगे काफ़ी सारा कोड इन क्लासेस में सेम होगा। तो इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्लास बनाएंगे व्हीकल, और उससे इनहेरिट कराएंगे इन सारी क्लासेस को, ताकि जितना भी कॉमन कोड हो हम व्हीकल क्लास में पुट कर सकें, और जो इनका सेपरेट कोड हो वो सिर्फ हमें इनके अलग अलग क्लासेस में पुट करना पड़े। तो अगर कोड में हम इसका एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे एक क्लास बना रखी है व्हीकल नाम से, जिसमें की प्रॉपर्टी है मैक्स स्पीड 100, और एक मेथड है रन नाम से जो कि कंसोल में प्रिंट करता है द व्हीकल इज रनिंग। तो अगर हमें इस क्लास को किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट कराना हो तो हम उस दूसरी क्लास को यहीं पे राइट करेंगे क्लास कार, और फिर इस तरीके से कोलन लगा के आगे व्हीकल। ये कोलन का मतलब होता है कि हम एक दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो इस सिंटैक्स से इस पॉइंट पे कार क्लास ने ऑलरेडी व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर लिया है, और एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इतना कोड ऑलरेडी कार क्लास के अंदर अवेलेबल है। अब हम अगर इस कार क्लास में और कुछ नया कोड ऐड ना भी करें तो भी हम इसका ऑब्जेक्ट बना के इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे mycar.run मेथड अवेलेबल है, और जब मैं इसको रन करूँगा तो द व्हीकल इज रनिंग मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कोड रन होने के बाद द व्हीकल इज रनिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया है, यानी कि ये रन मेथड मेरी क्लास में अवेलेबल था और इसने जब रन किया तो ये कोड रन हो गया है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी कि एक क्लास से हमने दूसरी एक सिंगल क्लास में इसको इनहेरिट कर दिया। इसके अलावा एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है, यानी कि जैसे अगर मैं एक नई क्लास बनाता हूँ, क्लास इलेक्ट्रिक कार, और उसको इनहेरिट कराता हूँ कार से, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक कार ने कार के सारे मेंबर्स को इनहेरिट कर लिया है। तो इसका मतलब जितने भी व्हीकल से पास ऑन होके इसके पास मेंबर्स आए थे वो सारे भी इनहेरिट हो गए हैं। तो मैं यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी और ऐड कर दूँ अगर, तो मैंने यहाँ कार क्लास में एक और फील्ड ऐड कर दिया है कलर, जिसकी वैल्यू है रेड। तो मैं जब इलेक्ट्रिक कार का अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास ये फील्ड भी होगा, और इसके साथ साथ व्हीकल से जितने फील्ड कार के पास आए थे वो सारे भी होंगे। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मैं दोनों क्लासेस के मेथड्स यूज कर सकता हूँ, व्हीकल क्लास का भी और कार क्लास का भी। तो यहाँ पे
मैंने दोनों क्लासेस के मेथड यूज़ कर लिए और दोनों क्लासेस के मेथड इलेक्ट्रिक कार में अवेलेबल थे। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि एक क्लास के मेंबर पहले एक दूसरी क्लास ने इनहेरिट किया, उसके बाद एक और क्लास ने इनहेरिट किए, तो हम मल्टीपल लेवल पे इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें कभी भी हमारी क्लास को इनहेरिट होने से रोकना है तो उसके लिए एक सील्ड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ कार क्लास के आगे सील्ड कीवर्ड लगा दूँ तो उस पॉइंट पे जब मैं इसको इनहेरिट करने जाऊँगा तो यहाँ पे ये एक एरर मैसेज शो करेगा, इलेक्ट्रिक कार कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप कार। यानी कि सील्ड कीवर्ड लगा के मैंने कंपाइलर को ये इन्फॉर्म किया है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास से कोई भी दूसरी क्लास कभी इनहेरिट करे। तो इस पॉइंट पे मैंने अपनी कार को फाइनलाइज कर दिया है कि ये कार यहाँ पे फाइनल है और इसको कोई भी इनहेरिट नहीं करेगा। इस तरीके से हम C# में इनहेरिटेंस करके हमारे कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम अपने कोड में पॉलीमॉर्फिज्म को भी अचीव कर सकते हैं, जिसको कि हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मैनी फॉर्म्स, और ये तब होता है जबकि हमारी क्लास में हम चाहते हैं कि मल्टीपल मेथड्स हों जो कि सेम नेम के हों बट डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है मेथड ओवरलोडिंग और सेकंड होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में हम डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करते हैं सेम नेम के बट विथ स्लाइटली डिफरेंट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल हम चाहें तो उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट कर सकते हैं, किसी में एक पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहा है, किसी में दो पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहे हैं, या पैरामीटर का टाइप डिफरेंट कर सकते हैं, यानी कि कोई एक मेथड इंट एक्सेप्ट कर रहा है तो दूसरा मेथड फ्लोट एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग प्रोवाइड करेंगे और बेस्ड ऑन कि हम किस टाइप का पैरामीटर उसमें पास कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कॉल होंगे। जैसे कि ये तीन मेथड के सिग्नेचर हैं, तीनों का नेम है माई मेथड, बट फर्स्ट में हम एक इंटीजर वेरिएबल पास कर रहे हैं, सेकंड में हम एक फ्लोट टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं और थर्ड में हम दो डबल टाइप के पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने कोड में मेथड ओवरलोडिंग अचीव करेंगे। तो यही चीज़ अगर हम कोड में देखें तो हमारी एक क्लास थी कार नाम की और उसमें एक मेथड था रन, जो कि प्रिंट करता था कि कार इज़ रनिंग एट मैक्स स्पीड। तो अगर मैं अपने मेथड को यहाँ पे रन करूँ तो ये प्रिंट करेगा द कार इज़ रनिंग एट 100, क्योंकि हमारी मैक्स स्पीड की वैल्यू है 100। बट मैं यहाँ पे एक ओवरलोडेड मेथड बना सकता हूँ। मैं अपने मेथड का एक ओवरलोडेड वर्जन अगर बनाता हूँ तो मैं उसमें एक वेरिएबल पास कर दूंगा इंट स्पीड टाइप का, और यहाँ पे मैं इसको स्पीड को प्रिंट करा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉल करता हूँ बिना कोई पैरामीटर पास किए तो ये मेथड रन होगा जो कि प्रिंट करेगा मैक्स स्पीड के हिसाब से। और अगर मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर स्पीड पे मेरी कार रन हो तो मैं यहाँ से उसमें स्पीड पास कर दूंगा। अगर मैं इसको 80 पास करके रन करता हूँ तो ये प्रिंट करेगा द कार इज रनिंग एट 80। तो इस तरीके से हम अपने कोड में मेथड ओवरलोडिंग अचीव करते हैं जब हम सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बनाते हैं बट उसमें वेरिएबल डिफरेंट टाइप के पास करते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो होता है मेथड ओवरराइडिंग। इसके लिए हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमने अपनी एक बेस क्लास बनाई थी जिसको कि हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं, शेप नाम की। उस शेप में हमने एक ड्रॉ मेथड दिया था, क्योंकि कोई भी शेप होगी उसका एक फीचर जरूर होगा ड्रॉ करने का। बट अब इसकी चाइल्ड क्लासेस कौन सी होंगी, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और ये सारे एक डिफरेंट शेप ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक सिंगल मेथड से हम इसको अचीव नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि हर चाइल्ड क्लास में एक डिफरेंट शेप मेथड देंगे जो कि हमारी मेन क्लास जो पेरेंट क्लास थी उसके ड्रॉ मेथड को ओवरराइड करेगा। तो इस तरीके से हम मेथड ओवरराइडिंग अचीव करेंगे जिससे कि बेस्ड ऑन किस टाइप का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो वाला मेथड रन हो सके। तो इसका एक कोड में हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन क्लासेस बनाई हैं। सबसे पहले हमारी जो बेस क्लास है वो है एनिमल, और उसमें हमने एक मेथड दिया है एनिमल साउंड जो कि प्रिंट करता है द एनिमल मेक्स ए साउंड। उसके बाद एक पिग चाइल्ड क्लास है जो उसको इनहेरिट कर रही है और उसमें भी एक एनिमल साउंड नाम से मेथड है जो कि पिग के स्पेसिफिक साउंड प्रिंट करता है। सिमिलरली हमने एक डॉग चाइल्ड क्लास बना ली जो कि डॉग के स्पेसिफिक साउंड प्रिंट करेगा। तो हम अपने मेन मेथड में तीन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फर्स्ट एनिमल का, सेकंड पिग एंड थर्ड इज डॉग। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारा एक एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा
कि एनिमल के केस में उसने एनिमल वाला मेथड रन किया, पिग के केस में पिग वाला, और डॉग के केस में डॉग वाला। बट सी शार्प हमें अलाउ करता है कि हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट क्लास के रेफरेंस में स्टोर करें। इसका मतलब क्या होता है कि मैं इस तरीके से मेरे जो पिग और डॉग के ऑब्जेक्ट्स थे उनको इस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि पिग भी एक टाइप का एनिमल है, वो उसकी चाइल्ड क्लास है, और डॉग भी एक टाइप का एनिमल है। तो इस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा? तो इस केस में यहाँ हमें दिक्कत आ रही है कि मेरा ऑब्जेक्ट तो पिग टाइप का था, सिर्फ एनिमल के रेफरेंस में स्टोर होने की वजह से उसने एनिमल का साउंड प्रिंट किया, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसके लिए हमारे पास दो कीवर्ड होते हैं, वर्चुअल और ओवरराइड। मैं अपने एनिमल क्लास के मेथड को वर्चुअल मार्क कर दूंगा, और यहाँ पे जो मेरे चाइल्ड क्लास के मेथड्स हैं उनमें मैं ओवरराइड स्पेसिफाई करूंगा। तो इनका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्चुअल कीवर्ड कहता है कि ये मेथड ओवरराइडेबल है, मतलब ये मेथड एक्सपेक्ट करता है कि इसको चाइल्ड क्लासेस ओवरराइड करेंगी। एंड ओवरराइड कीवर्ड वो नेम से क्लैरिफाई है कि ये बताता है कि पेरेंट क्लास में सेम नाम से एक मेथड मिलेगा जिसको कि ओवरराइड करना चाहता है ये। तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो मेरा मेन क्लास का कोड एग्जैक्ट सेम है, और सिर्फ मैंने ओवरराइडिंग ऊपर से ऐड कर दी। तो इस केस में मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो आ गया कि इवन दो मैं एनिमल के रेफरेंस में स्टोर कर रहा हूँ, बट बेस्ड ऑन कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसी का मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मेथड को ओवरराइड कर दिया है। तो जब कभी भी पिग का ऑब्जेक्ट होगा वो पिग वाला मेथड ही रन करेगा, इवन दो हम रेफरेंस एनिमल में स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम मेथड ओवरराइडिंग अचीव करते हैं, और सेम नेम के मेथड हम अपनी डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड क्लास में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थे पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट पिलर ऑफ ऊप्स जो कि एब्स्ट्रैक्शन है वो देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि डिटेल्स को हाइड करना और सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र को डिस्प्ले करना। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है एटीएम मशीन। यूज़र को इस बात से कंसर्न नहीं होता कि एक्चुअली इंटरनली एटीएम मशीन वर्क कैसे कर रही है, एज लॉन्ग एज कि उसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है और वो जो काम करने आया है वो फिनिश होता है। तो हमारे कोड में एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूजुअली अगर हम यूज़र को ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं तो वो सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न हो सकता है, और यूज़र को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंफ्यूज भी कर सकती है। तो ऊप्स में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए मेनली दो तरीके होते हैं, फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और सेकंड इंटरफेस। इस लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में देखेंगे, और इंटरफेस के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर हम किसी क्लास के आगे लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि इस क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, और इससे उस क्लास पे एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर हम किसी मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे इस मेथड की सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन अभी नहीं दे रहे हैं। जो एक इनहेरिटिंग क्लास होगी जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी, वो इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारी क्लास थी एनिमल, तो हमने अपनी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते ही यहाँ पे एक एरर आने लग गई कि हम इसका ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सकते, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस एनिमल। ओके, तो सबसे पहले हम इस लाइन को हटा देंगे क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो एनिमल साउंड मेथड था, अब हम इसकी कोई डेफिनेशन नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी एनिमल होगा वो एक स्पेसिफिक टाइप का एनिमल होगा, तो वो अपना खुद का मेथड प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ वर्चुअल की जगह पे मैं लिख दूंगा एब्स्ट्रैक्ट। तो ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, और जो भी हमारी कोई चाइल्ड क्लास होगी वो इसको ओवरराइड करेगी। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और हमने जो दो चाइल्ड क्लासेस बना रखी हैं पिग और डॉग, ये इसको ओवरराइड कर रही हैं और अपना स्पेसिफिक मेथड प्रोवाइड कर रही हैं। तो हमने इस लेवल पे एक एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर ली कि हमारी जो मेन क्लास है एनिमल, वो एक्चुअली ये नहीं बता रही कि एनिमल साउंड मेथड वर्क कैसे करेगा, बट उसने एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दी जिससे कि हम जब इसके ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं और एनिमल के रेफरेंस में स्टोर कर रहे हैं तो हम एनिमल साउंड यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ये नहीं प्रोवाइड करते
और ऐसे ही चलने देते हैं। यहाँ से अगर हम ओवरराइड हटा देते हैं तो वैसे सब कुछ वर्क कर रहा है, बट क्योंकि हमने एनिमल के रेफरेंस में स्टोर किया था हमारा ऑब्जेक्ट, तो एनिमल साउंड मेथड ही इसको नहीं मिला। तो हम अपने पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के मेथड अगर कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स को कब यूज़ करें। इसका सबसे सिंपल आंसर है सिक्योरिटी अचीव जब हमें करनी हो। जब भी हम चाहते हैं कि कुछ सर्टेन डिटेल्स हमारे यूज़र से हाइड हो और सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसके सामने हो, तो हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो इस केस में हम अपनी एनिमल क्लास एक तरीके से डिस्प्ले लेयर के तौर पे देखेंगे, जो हमारा यूज़र देखेगा। तो उसको ये पता है कि एक एनिमल क्लास है और उसके अंदर एनिमल साउंड मेथड है, बट उसको कभी भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअली एनिमल साउंड मेथड के अंदर काम क्या हो रहा है, क्योंकि वो चाइल्ड क्लासेस के अंदर है, जो कि उससे हिडन होगा। उसके आगे सिर्फ ये लेयर होगी जो उसको हमारी एनिमल क्लास को डिस्प्ले करेगा। तो ये थी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अलावा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंटरफेसेस का भी यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। तो इंटरफेस होता क्या है? इंटरफेस एक तरीके की कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, जिसके अंदर की हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसके अंदर किसी भी मेथड की हम डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम अपनी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे, और यूजुअली जो इसका नेमिंग कन्वेंशन होता है, हम इसके नाम के आगे आई अपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ रीनेम कर रहा हूँ एनिमल को आई एनिमल से, और हर जगह पे ये रिप्लेस हो गया। तो हम इसके अंदर जब कोई मेथड बनाएंगे तो हमें ना एब्स्ट्रैक्ट उसको बताने की ज़रूरत है, ना पब्लिक उसको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली इमेजिन करेगा कि एब्स्ट्रैक्ट भी है और पब्लिक भी है। क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो इसको इनहेरिट तो करना ही है। तो इसके बाद हम चाइल्ड क्लास में भी ओवरराइड मेथड प्रोवाइड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसको ओवरराइड करेगा। सिमिलरली यहाँ भी। तो अब हमारा एक इंटरफेस बन गया आई एनिमल नेम का, जिसमें एक मेथड है एनिमल साउंड, और दो हमारी क्लासेस हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ये एक मेन डिफरेंस होता है कि कैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। यूजुअली जब कोई पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास डिराइव होती है तो हम कहते हैं कि ये उसको इनहेरिट कर रही है, बट इंटरफेसेस के केस में हम इसको कहते हैं कि ये उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि सारी की सारी डेफिनेशन हम इंटरफेस में रखते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी चाइल्ड क्लासेस में रखते हैं। तो जो हमारा मेन मेथड था वो एज इट इज़ वर्क करेगा, उसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पिग टाइप का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और आई एनिमल के रेफरेंस में उसको स्टोर कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर हम आई एनिमल का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें तो वो हम नहीं क्रिएट कर सकते। जब मैं इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये सेम एरर थ्रो करेगा कि हम इसका इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते। मैं इसके बाद इसको रन कर दूंगा और ये बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट उसका मेथड रन करके प्रिंट कर देगा कि एक्चुअली हम क्या प्रिंट करना चाह रहे थे। पिक के केस में पिक का मेथड रन हो रहा है, डॉग के केस में डॉग का। तो इस तरीके से हम इंटरफेसेस का यूज़ करके हमारे कोड में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। इंटरफेसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं। सबसे पहले कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह ही इंटरफेसेस के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट करेंगी सिर्फ उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। इंटरफेस के अंदर हम कभी भी किसी मेथड की बॉडी प्रोवाइड नहीं करते, जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी वो मेथड की बॉडी प्रोवाइड करेगी। थर्ड पॉइंट, जब भी आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये नेसेसरी होता है कि आप उसके सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये मेथड हटा लूँ तो ये एरर शो करेगा कि पिग डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर एनिमल साउंड। तो जब भी मैं किसी इंटरफेस को यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो सारे मेथड इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हो सकते हैं, कभी भी कोई फील्ड या वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ यूज भी नहीं है। जब हम उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर पा रहे तो वो चाइल्ड क्लास में के अंदर ही सारे डिक्लेयर किए जाएंगे। इंटरफेस मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और पब्लिक होते हैं, यानी कि हमको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पब्लिक है एब्स्ट्रैक्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, जो कि एक इसका एडवांटेज कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऊपर।
और उसके बाद फाइनली हमारे इंटरफेस के अंदर कभी भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, जो कि अपने आप में काफ़ी क्लियर है, क्योंकि हम इसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकते, तो कंस्ट्रक्टर का पॉइंट ही नहीं है कुछ। इसके बाद अगर हम इसको देखें कि इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, तो सेम एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, सबसे पहले हम इसको सिक्योरिटी अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। कभी भी हमें डिटेल्स हाइड करनी हो और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्प्ले करनी हो, तो हम इंटरफेसेस यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन रीज़न होता है, वो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करवाना। तो सी शार्प में जैसे कि हम क्लासेस के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करते, यानी कि एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती। पर ये सेम चीज़ पॉसिबल होती है इंटरफेसेस के थ्रू। एक क्लास जितने चाहे उतने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, सिर्फ उसको उन सब इंटरफेसेस के सारे मेथड्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। और मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने का सिंटैक्स एकदम सिंपल होता है। जैसे कि आप एक सिंगल इंटरफेस के लिए बताते हो कोलन लगा के आगे कि इस इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वैसे ही आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल इंटरफेसेस भी बता सकते हो कि इन सबको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थे इंटरफेसेस और उनके यूजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फाइनल टॉपिक्स इनम्स और स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स रैप अप हो जाएगा। प्रोग्रामिंग में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है किसी भी ऐसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग ना करके क्लास को बिलोंग करती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने ये कार क्लास देखी थी। एक कार क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उन सब की अपनी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जो कि हमने जैसे कलर डिफाइन किया था। हर एक कार का अपना अपना कलर हो सकता है, अपनी अपनी मैक्स स्पीड हो सकती है। बट स्टैटिक वेरिएबल्स के केस में क्या होगा कि वो वेरिएबल क्लास को बिलोंग करेगा, ना कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को। यानी कि एक क्लास का एक सिंगल ही वेरिएबल होगा और ऑब्जेक्ट के पास वो वेरिएबल नहीं होगा, वो कार को बिलोंग करेगा। तो इस चीज़ को अगर हम कोड से समझें, तो जैसे कि यहाँ हमने कार के केस में मॉडल कलर और मैक्स स्पीड दो वेरिएबल डिफाइन किए थे, और इन दोनों को हम अपने कोड में एक्सेस भी कर पा रहे हैं। और सिंपली इसको रन करें तो ये मॉडल कलर ब्लैक प्रिंट कर देगा। ओके। अब मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, और उसमें से किसी एक का मैं मॉडल कलर चेंज करूँगा तो बाकी ऑब्जेक्ट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। बट क्या होगा अगर मैं इसको स्टैटिक वेरिएबल बना दूँ? स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, उसके टाइप से पहले हमें सिंपली स्टैटिक कीवर्ड लिख देना है। तो इस केस में यहाँ पर इसने एक एरर थ्रो कर दी कि जो मेंबर है वो इंस्टेंस रेफरेंस से कॉल नहीं हो सकता। यानी कि अब ये मेंबर क्लास को बिलोंग करता है, किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता। आप इसको ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते। इसको कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लास का नेम। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। मैं डायरेक्ट कार, जो क्लास का नेम था, डॉट मॉडल कलर प्रिंट करूँगा, तो ये ब्लैक यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। इसके अलावा स्टैटिक मेथड्स भी होते हैं। स्टैटिक मेथड्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये सिंपल एक मेथड था जिसको हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते थे। इसके सामने भी हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो ये एक स्टैटिक मेथड बन जाएगा। अब यहाँ पे जो एरर आई है, यहाँ पे ये एरर इसलिए आई है क्योंकि मैक्स स्पीड हमारा जो वेरिएबल है वो स्टैटिक नहीं है, और हम एक स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि मैक्स स्पीड हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी होगी। अब किसी ऑब्जेक्ट की हम मैक्स स्पीड 100 रख सकते हैं, किसी की 200 रख सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। पर स्टैटिक को कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट की मैक्स स्पीड यूज़ करनी है? इसीलिए ये चीज़ अलाउ नहीं होती है कि हम स्टैटिक मेथड में से नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करें। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे इसको भी स्टैटिक बनाना होगा, और इस पॉइंट पे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्ट क्लास के नेम से। तो मैं यहाँ गेट मैक्स स्पीड जब कॉल करूँगा तो ये इजीली मेरा कॉल हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैं एक्चुअली अगर किसी स्टैटिक वेरिएबल को नॉन स्टैटिक मेथड से कॉल करना चाहूँ तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? तो आंसर है यस, हम इजीली इसको कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। बट क्योंकि मैं यहाँ पे कार के नेम से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेथड अब ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एरर आ रही है। तो इसके लिए मैं वापस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये मेथड को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल हुआ जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता था, और इस क्लास में पहुँचने के बाद उसने देखा कि क्लास में कोई मैक्स स्पीड का वेरिएबल है, तो उसको स्टैटिक वेरिएबल मिला, तो उसने स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से, हालांकि ये वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगा, बट इसको हम हर ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या है। अगर हम किसी भी केस में इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैक्स स्पीड इक्वल टू 50 करता हूँ, तो मैं एक ऑब्जेक्ट से इसको चेंज करूँगा, बट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो गेट मैक्स स्पीड पे इसको 50 ही रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से शेयर्ड वेरिएबल होते हैं एक तरीके से स्टैटिक, जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में शेयर करते हैं और एक सिंगल ऑब्जेक्ट को ये वेरिएबल्स बिलोंग नहीं करते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वो होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स। जैसे कि हमारे वेरिएबल्स और मेथड स्टैटिक होते हैं, वैसे ही हम एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टैटिक कार, इस तरीके से। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज़ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है। जैसे कि हम एक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, वैसे ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में हम स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मॉडल कलर इक्वल टू ब्लैक, ये मैं यहाँ डाल सकता हूँ। मैक्स स्पीड इक्वल टू 100, ये मैं यहाँ डाल सकता हूँ। तो इसके बाद मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई यहाँ पे इनको इनिशियलाइज करने की, और मैं कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज करता हूँ। एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की जो लिमिटेशन होती है, इसमें हम कुछ भी पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कार जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ये उस पॉइंट पे कॉल नहीं होगा जब मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये तब कॉल होता है जब भी मैं उसको पहले रेफरेंस करता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ना भी क्रिएट करूँ और डायरेक्ट कार डॉट मॉडल कलर प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे जब ये रन होगा तो ये ब्लैक प्रिंट करेगा, जबकि मैंने इसकी इनिशियल कोई वैल्यू नहीं दी थी और मैंने इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट क्योंकि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मैंने इसमें दे रखा है, तो जैसे ही मैं इस कार को यूज़ करने की कोशिश करूँगा, इस क्लास को, उसी टाइम पे ये इस कंस्ट्रक्टर को रन करेगा और ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो कभी भी हमें वैल्यूज़ ऐसी तो कभी भी हमें कुछ स्टैटिक वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना हो, तो हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का उस केस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी क्लास को भी स्टैटिक मार्क कर सकते हैं। स्टैटिक क्लास का और कुछ भी मतलब नहीं होता, उसका सिंपल ये मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर अब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। स्टैटिक क्लास का मतलब होता है एक ऐसी क्लास जो कभी भी इंस्टेंशिएट नहीं होगी, मतलब इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते। ये इसके अंदर सारे कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल्स, मेथड्स, सारे के सारे क्लास मेंबर स्टैटिक ही होंगे। तो हमारी क्लास में जैसे एक मेंबर था गेट मैक्स स्पीड जो स्टैटिक नहीं था, तो ये एरर शो कर रहा है कि हमें इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ये स्टैटिक क्लास के अंदर है। इसके बाद मेरी कोई एरर नहीं शो कर रही, ये मेरी एक स्टैटिक क्लास बन गई। इस क्लास को मैं कभी भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एक स्टैटिक क्लास है। तो ये था स्टैटिक कीवर्ड और उसके यूजेज। स्टैटिक कीवर्ड के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला, कोई भी स्टैटिक मेंबर हम डायरेक्टली किसी इंस्टेंस के थ्रू रेफरेंस नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी लिमिटेशन होती है स्टैटिक कीवर्ड की, कि जो कि दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड का स्टैटिक में कोई भी यूजेज नहीं होता है। हम कभी भी दिस कीवर्ड के साथ में स्टैटिक को यूज नहीं कर सकते क्योंकि दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है। इसके अलावा स्टैटिक कीवर्ड्स अगर क्लास के साथ यूज होते हैं, तो उस क्लास के अंदर सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स होंगे, नॉन स्टैटिक मेंबर्स हम प्लेस नहीं कर सकते। अगर हम कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी स्टैटिक होगा, उसके कोई भी वेरिएबल्स, मेथड, वो सब स्टैटिक होंगे। प्लस उस क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर पाएंगे और इवन उसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते। वो एक सील्ड क्लास हो जाएगी, यानी कि उसको कोई भी दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं कर पाएगी। तो ये था स्टैटिक कीवर्ड और उसके कुछ लिमिटेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनम्स के बारे में पढ़ेंगे। इनम एक स्पेशल क्लास होती है
जो कि कॉन्स्टेंट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में किसी चीज़ का लेवल डिस्प्ले करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई टू डू ऐप बना रहे हो और उसमें जितने भी टास्क ऐड होते हैं, आपको उनका लेवल शो करना है कि कितने हार्ड हैं या कितने टफ हैं। तो आप क्या शो करोगे उस केस में? आप एक स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसका लेवल, जिसकी वैल्यू हो सकती है लो, मीडियम, हाई। पर अगर हम इन तीनों वैल्यू को देखें, लो, मीडियम, हाई, तो ये आपस में ग्रुप हो सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस तरीके के कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग में इनम्स होते हैं। इनम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। ये जैसे सी लैंग्वेज है, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। बट ये एक इंटरमीडिएट टॉपिक है, जो कि आपको पता होना चाहिए एडवांस्ड लेवल के टॉपिक पे मूव करने से पहले। तो हम कोड में देखते हैं कि इनम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोड में इनम को जैसे क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी तरीके से होता है। कीवर्ड यूज़ होता है क्लास की जगह पे इनम, और आप उस इनम को कुछ भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम इसको नाम देंगे लेवल, और इसके अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ डाल देंगे, जितने भी आपको लेवल डिफाइन करने हैं। इस पॉइंट पे हमने तीन कांस्टेंट डिफाइन किए हैं, लो, मीडियम, हार्ड, और इन तीनों को एक ग्रुप में डाल दिया, उस ग्रुप का नाम है लेवल। तो इसको हम एक इनम बोलेंगे, लेवल नाम का इनम है, और इस इनम में तीन वैल्यूज़ हैं। अब इस इनम को हमें अपने प्रोग्राम में अगर यूज़ करना है तो किस तरीके से करेंगे? हम जैसे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसी तरीके से हम इसका भी एक वेरिएबल बना सकते हैं लेवल टाइप का। कुछ भी नेम दे देंगे, माई वेर, ये मेरा वेरिएबल है। और इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? इसकी वैल्यू हो सकती हैं लो, मीडियम, हाई, जो भी मैंने ग्रुप में डिफाइन किया है। अब यहाँ पे अगर मैं हार्ड डिफाइन करता हूँ इसको और इसको प्रिंट कराता हूँ, तो ये एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट करेगा जैसे मैंने हार्ड स्ट्रिंग को प्रिंट कराया होता। तो यहाँ पे इसने हार्ड वर्ड प्रिंट कर दिया है, जो कि मैं प्रिंट कराना चाहता था। तो ये हो गई, मैं इसकी स्ट्रिंग वैल्यू का प्रिंट करना चाहता हूँ। इनम के अंदर ग्रुप की गई हर वैल्यू एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस एग्जांपल में जैसे लेवल था, तो लो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, मीडियम कर रहा है 1 को, और हार्ड कर रहा है 2 को। तो मैं अगर चाहूँ तो इसकी इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट करा सकता हूँ। उसके लिए मुझे इसकी एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी होती है, यानी मुझे बताना होता है कि मैं इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, और इस पॉइंट पे ये वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा यहाँ पे। और इनम को मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं नेम स्पेस के अंदर डिफाइन करूँ, मैं इसको एक क्लास के अंदर भी डाल सकता हूँ, ये बिल्कुल सिमिलर वर्क करेगा। बट यूजुअली हम इनम्स को क्लास के अंदर नहीं डालते हैं, ताकि दूसरी क्लास भी इसको यूज़ कर पाए। यूजुअली आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो आपके इनम्स आप चाहोगे कॉमन जगह पे रहें, ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस उसका यूज़ कर पाएँ। अब जैसे कि इसमें वैल्यू थी 0, 1, 2। अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी कुछ और वैल्यूज़ हो, जैसे कि मेरी एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ उसमें डिफ़िकल्टी 1 to 10 तक हो और मिनिमम डिफ़िकल्टी मैं रखता हूँ 8। तो इस पॉइंट पे अगर मैं किसी की डिफ़िकल्टी प्रिंट कराऊंगा, तो हार्ड हो जाएगी 10, मीडियम हो जाएगी 9। तो इस तरीके से मैं उसकी वैल्यू भी अपने आप से कंट्रोल कर सकता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी वैल्यू अपडेट करो। अगर मैं सिर्फ इसकी करता हूँ 9, और इसके बाद मैं अगर हार्ड को प्रिंट कराता हूँ, तो हार्ड की वैल्यू तो 10 हो गई। पर अगर मैं लो को इसी की जगह प्रिंट कराता होता, तो लो की वैल्यू अभी भी 0 है। यानी कि जिस पॉइंट पे मैंने ये अपडेट किया है, उससे आगे की वैल्यूज़ उसमें 1 प्लस होता चला जाएगा। बट उससे पहले की जो वैल्यूज़ थी, वो 0 से ही स्टार्ट होकर आगे मूव कर रही होंगी। तो इस तरीके से मैं बीच में भी कंट्रोल कर सकता हूँ वैल्यूज़, और चाहूँ तो स्टार्टिंग से एक इनिशियल वैल्यू दे सकता हूँ, जिससे कि उससे आगे की वैल्यूज़ अपडेट होती चली जाएँ। इनम्स का सबसे कॉमन यूज़ होता है स्विच स्टेटमेंट में। तो जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन कर रहा था, इसकी जगह पे मैं एक स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा, और मेरे वेरिएबल को इसमें चेक करूंगा। तो अब क्योंकि लेवल कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं केस के अंदर ये वैल्यूज डाल सकता हूँ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं और केस कॉन्स्टेंट्स को एक्सेप्ट करता है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा लेवल डॉट लो,
लेवल डॉट मीडियम, लेवल डॉट हार्ड। इनम्स को मेनली हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि कोई इनम वैल्यू हमारे पास आ रही है, हम उसको चेक करेंगे, और अगर हमें उसको स्ट्रिंग पे कुछ प्रिंट कराना है तो यूजुअली हम डायरेक्ट ना प्रिंट करा के उसके बेस पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। जैसे कि इस केस में मैं टाइप करता हूँ लो लेवल, तो इस टाइम पे मैंने अपने इनम के बेस पे यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करा दी है। ये प्रिंट हो गया है। तो ये थे इनम्स और उनका यूजेज। इनम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे सिस्टम में, क्योंकि यूजुअली आप कभी भी कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो आपके पास ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स ज़रूर होंगे जो आपस में रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी मंथ्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो ईयर के, तो आपके 12 के 12 मंथ्स एक इनम में आ सकते हैं, जिसका नाम आप मंथ रख दोगे और हर एक वैल्यू जनवरी फरवरी वो सारे उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। सिमिलर आप वीक के डेज रिप्रेजेंट करते हो तो वो भी एक इनम बन सकता है। लेवल का एग्जांपल हमने देख ही लिया, लो मीडियम हार्ड। कभी भी कुछ जैसे कोई जॉब पोर्टल अगर आप देखोगे तो टाइप ऑफ जॉब्स जो होती हैं वो भी फिक्स रहती हैं, तो उनको भी हम इनम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स फिनिश होता है। अगर आपने सी शार्प फंडामेंटल का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप एडवांस्ड लेवल के सी शार्प टॉपिक्स पढ़ने को तैयार हैं, और इस पॉइंट पे आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया है सी शार्प में कोड करने का।